सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड्स हो, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में और इवन इन कंपटीशन एग्जामिनेशंस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। 9 और 10 क्लास में भी आप पढ़ते हैं इसको, उसके बाद 11 क्लास में भी पढ़ते हैं। तो इस महान वैज्ञानिक के लॉज को पढ़ने के पहले इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग न्यूटन साहब के दिए हुए 3 लॉज में से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि बैलेंस्ड फोर्स किसको कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए सबसे पहले इस टर्म्स को हम लोग पढ़ते हैं जो इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आ जाता है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे? मान लेते हैं कि ये कोई एक बॉडी है। इस बॉडी पर कई तरह का, कई डायरेक्शन से कई मैग्नीट्यूड के फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। F1 मान लेते हैं, इधर से F2, इधर से F3 और ये F4। इस प्रकार से इस पे सो मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, और इसके बावजूद भी इवन आफ्टर अप्लाइंग सो मेनी फोर्सेस ऑन द बॉडी, अगर इस बॉडी में कोई मोशन नहीं होता हो, यानी कि ये अगर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो हम इसको बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। ऐसा केसेस हम लोग कई जगह देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये चौक है, ये स्थिर है, रुका हुआ है, लेकिन इस वक्त इसके ऊपर कई फोर्स लग रहा है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मेरा मस्कुलर फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स, बहुत सारा, लेकिन फिर भी ये रेस्ट में है, तो हम बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड फोर्स का एक एग्जाम्पल है। उसी तरह से मान लेते हैं कि ये कोई एक बॉडी है, और अगर हम एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो भी इस स्थिति में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसका मतलब है कि दोनों फोर्स इक्वल है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये बैलेंस फोर्स का एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये है बैलेंस्ड फोर्स। हमको इस लॉ को पढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। अब आ जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स हम बोलेंगे अगर किसी बॉडी पर कई तरह का फोर्सेस एक्ट हो रहा हो, सो मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, और उसके बाद उसमें मोशन किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा हो। सपोज करें कि ये कोई एक बॉडी है और इस पर एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से और एक इधर से, इतना फोर्सेस F1, F2, F3 और ये F4, 4 फोर्सेस आर एक्टिंग, विजिबल 4 फोर्सेस। जो 4 फोर्सेस हम देख रहे हैं वो, इसके अलावा और भी कई फोर्सेस इस पर है। तो इस पर जो फोर्सेस ये एक्ट हो रहे हैं, और इसके बाद इसमें जो मोशन जो उत्पन्न होगा, वो मोशन इसका इस डायरेक्शन में आ जाए, यानी कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में चलने लगे। ये किस डायरेक्शन में जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये डिपेंड करता है फोर्सेस के रिजल्टेंट इफेक्ट पर। तो ये बात की बात है, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ अनबैलेंस देखना है। तो यहाँ पर अगर ये मोशन में आ जाता है, अगर ये इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में मोशन में आ जाए, तो हम इसको अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि रोड पर जो मोटरसाइकिल चल रहा है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, तो आप कहेंगे कि ये तो अनबैलेंस्ड है, क्योंकि उस पर कई तरह का फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो मोशन में है। कई तरह का फोर्स हो सकता है, उसके डायरेक्शन जो मोशन ऑफ डायरेक्शन है, जो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उसके तरफ
भी फोर्स लग रहा हो और उसके ऑपोजिट भी फोर्स लग रहा हो। अगर मोटरसाइकिल इस डायरेक्शन में चल रहा है तो कई फोर्सेस इस डायरेक्शन में भी एक्ट हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो मोटरसाइकिल आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वो अनबैलेंस्ड फोर्स के अंतर्गत एक्ट हो रहा है। तो ये दो टर्म्स को अच्छी तरह से आप जाने, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। हमारे डेली लाइफ में भी इसका कई यूज है, कई जगह हम देखते हैं। तो अब हम चलते हैं एक और टर्म पर जो कि बहुत ही जरूरी है, रेस्ट एंड मोशन। ये जो दो टर्म्स है ये फर्स्ट लॉ को जानने के लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर हम रेस्ट की बात करें तो मान लेते हैं कि कोई बच्चा अगर एक जगह बैठा हुआ है तो हम बोल देते हैं कि वो रेस्ट में है। अगर एक साइकिल चलता जा रहा है तो हम बोल देते हैं कि वो मोशन में है, लेकिन ये इसका कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। सपोज कीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये रुका हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे कि ये रेस्ट में है। लेकिन अब मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी ट्रेन में रखे हुए किसी आदमी का ब्रीफकेस है, ये किसी ट्रेन की किसी बोगी में रखे हुए किसी आदमी का ब्रीफकेस है। तो क्या ये रेस्ट में है या मोशन में है? ये तो रेस्ट में है, आप कहेंगे ये रेस्ट में है, लेकिन ये रेस्ट में नहीं है और रेस्ट में है भी। कैसे? तो ये ब्रीफकेस उस बोगी में जितने लोग हैं उसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, लेकिन ये ब्रीफकेस ट्रेन के बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसके रेस्पेक्ट में ये मोशन में है, क्योंकि ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म और भी कई लोग, ट्रीज वगैरह जितना भी है सबके रेस्पेक्ट में ये मोशन में है, क्योंकि उनके उन सबों के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन हर पल चेंज कर रहा है। तो ये रेस्ट में भी है, मोशन में भी। तो ये रेस्ट और मोशन ये डिपेंड करता है कि आप किससे इसका कंपेयर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि रेस्ट ये रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है, इसको आप इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते हैं। ये जब भी इसकी बात हम करेंगे तो ये किसी न किसी से रिलेटेड होगा। अगर एक आदमी किसी बस में है और वो बस रुका हुआ है तो वो आदमी रेस्ट में कहेंगे आप, ठीक है, क्योंकि बस रुका हुआ है और बाहर के सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में भी वो रेस्ट में है, लेकिन फिर भी वो मोशन में है। मैं कहता हूँ वो मोशन में है। पूछा कैसे? तो ऐसे कि वो बस तो रुका हुआ है, एटमॉस्फेयर में जितने भी सराउंडिंग्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी लोग हैं उसके रेस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 तो हो रहा है, लेकिन ये अर्थ तो खुद एक रोटेशन में है, ये खुद मूवमेंट में है, तो अदर प्लैनेट के रेस्पेक्ट में तो वो मोशन में है। तो यहां पर एक बात क्लियर समझें कि ये रेस्ट या ये मोशन बिल्कुल रिलेटिव टर्म्स है। हम अगर बोलेंगे कि ये बॉडी रेस्ट में है तो ये सेंटेंस ही गलत होगा। हम अगर ये बोलेंगे कि ये बॉडी रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट तो ये सही होगा। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स एंड वी मस्ट डिफाइन दीज टू टर्म्स विथ रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स, बॉडीज और सराउंडिंग्स। तो इस दोनों को हम लोग बिल्कुल फ्री लेके नहीं चलेंगे। जब भी चलेंगे, ये मान लेते हैं कि एक बाइक है और इस पर इसको बाइक को कोई आदमी राइड कर रहा है, तो वो आदमी मोशन में है, लेकिन उसके साथ जो आदमी बैठा हुआ है वो आदमी भी मोशन में है, लेकिन वो आदमी जो राइडर है उसके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है। तो अगर एक ये अगर मोशन में है तो ये भी मोशन में है, लेकिन ये दोनों मोशन में है सराउंडिंग के मोशन में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये आदमी इसके रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्थिर है। इसलिए हम मोशन और रेस्ट को
रिलेटिव टर्म्स ही मानेंगे, और जब भी इसको डिफाइन करेंगे तो ये दूसरे के रेस्पेक्ट में लेके करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जानने के पहले कुछ टर्म्स जिसको कि जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम समझते हैं कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। बैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। मान लेते हैं कि ये कोई रोड है जिस पर कि ये एक कोई गाड़ी है, खड़ी हुई है ये गाड़ी, कोई बस है या कोई जीप है। तो ये स्थिर है, रेस्ट में है। हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, ये रेस्ट में है। ये मोशन में तभी आएगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट ना हो। अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स एक्ट नहीं होगा तो ये अपनी इस पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होगा। ठीक, फिर चलते हैं। अब मान लेते हैं कि ये मोशन में है, इसका स्पीड भी मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर है। ये जो बस है ये कभी नहीं रुकेगा। अगर इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके मोशन के ऑपोजिट लगकर इसको रोक ना दे तब तक ये चलता ही रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है, मोशन बट इन ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये नोट कीजिए, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, अगर वो इस तरह से मूव करते हुए जा रहा है तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। वो यूनिफॉर्म मोशन में भी हो और एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसको कोई फोर्स रोकने का प्रयास ना कर दे और इसको रोक नहीं दे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, एक क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर ये सत्य है, अगर ये बिल्कुल सही है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर सही है, तो अगर कोई बॉल को हम थ्रो कर देते हैं तो वो बॉल कुछ दूर जाने के बाद वो रुक क्यों जाता है। ठीक, चलिए, ये एक रोड है, मैदान है, कुछ फील्ड है। यहाँ पर एक बॉल को हम फुटबॉल को किक कर दिए, तो किक करने के बाद ये मोशन में आ जाएगा। तो अगर न्यूटन साहब का ये लॉ सही है तो ये बॉल तो कभी रेस्ट में नहीं आना चाहिए क्योंकि इसको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये बॉल कुछ दूर जाने के बाद यहाँ पर आके रुक जाता है। ऐसा क्यों? तो कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर तो न्यूटन का लॉ गलत हो गया, लेकिन नहीं, लॉ तो यहाँ पर भी सही है। कैसे? तो देखें ध्यान से, जब इसको किक किया गया तो ये तो मोशन में आ गया, लेकिन इसके इस मोशन के तरफ, ये इस तरफ से मोशन में है और एक फोर्स इसके ऑपोजिट लग रहा है जिसको हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन फोर्स है जो कि इसको रोक देता है। धीरे धीरे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर एक्ट हो रहा है और ये मूव करते करते यहाँ आके ये रुक गया। तो क्या न्यूटन साहब का ये लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गलत है? नहीं ना।
नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। तो कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बट यूनिफॉर्म मोशन, और कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब रेस्ट ही है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता है, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही ये रहेगा। ठीक, तो ये है, ये जो बात हम लोग देखे, यही है न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बतलाता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उसको कोई फोर्स लगकर उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर दे। और अगर ये मोशन में है तो ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन रहेगा तब तक जब तक कि इसके स्टेट ऑफ मोशन को कोई फोर्स लगकर उसको रोक ना दे। तो यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और हम उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज इतना सा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनना चाहिए। आप लोग स्किप करते हैं, स्किप नहीं करें। किसी भी वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से वो टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखें, और अगर पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करें। ठीक है, आज इतना सा ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक और टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।